नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में पहला टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी, अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 74 में क्या है और अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में क्या है, इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और इसी अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। क्लियर है? और इसी सेंटेंस से यह प्रश्न आपका बना दिया गया। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। यह व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में। अब यहां पर एक फैक्ट और कोरिलेट करिए। अभी आपने अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में पढ़ा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। एक संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में एक परंतुक जोड़ा गया और कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानना पड़ेगा। यानी उसी पुनर्विचार के बाद आई सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। यह किसमें है? अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में परंतुक जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। क्लियर है क्या? अब आपने अनुच्छेद 74 और 74 का सब क्लॉज 1 पूरी तरह से समझ लिया। अगला है प्रश्न संख्या 2। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर देखिए दिए गए विकल्पों में आपका विकल्प डी सही है। लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। अभी आपने अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में पढ़ा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। यानी प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। क्लियर है? यह व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में। याद रखेंगे इसको। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। किसका मुख्य होता है? तो याद रखिएगा भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। जो केंद्रीय सरकार होती है उसका मुख्य होता है प्रधानमंत्री। अब यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अभी आपने अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में पढ़ा कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस आधार पर आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। तो देखिए जो अनुच्छेद 78 है यह किसके दायित्वों का प्रावधान है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का। और कैसे दायित्व? तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए कि संघ में किसी प्रशासन या किसी विधान संबंधी अगर कोई निर्णय हुआ तो उसकी सूचना प्रधानमंत्री इसी अनुच्छेद 78 के माध्यम से राष्ट्रपति को देने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। देखिए कैबिनेट शब्द का जब प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब जरा इसको समझ लीजिए। देखिए कैबिनेट शब्द कहा जाए या मंत्रिमंडल, ये दोनों सेम है। कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल का अर्थ ये होता है कि इसमें प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। क्लियर है? और अगर मंत्रिपरिषद कहा जाए तो मंत्रिपरिषद का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और साथ ही साथ राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है? प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर यह पूछा जा रहा है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है। क्लियर है? यहां पर एक बात और जरा कोरिलेट करिए कि आपने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के तहत पढ़ा था? तो अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 1 के तहत। यहां पर पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो याद रखेंगे वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास। और अगर ये
लिखा रहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तब आपका जवाब होता अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के पास। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था है भारत में, और यहां पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 से। यानी प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दो सब क्लॉज को आपको ध्यान में रखना होगा। अभी आपने पढ़ा कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। दूसरी बात, अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि जो मंत्री होंगे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। यानी मंत्री कब तक रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्लियर है? इन दोनों सब क्लॉज को भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होते हैं। देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, CSIR, और CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान अर्थात अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। यानी प्रधानमंत्री CSIR और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? अगला है प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 कहता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इस आधार पर लोकसभा के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी हो गई, 25 वर्ष, और इसी आधार पर आप प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष टिक करेंगे। यानी प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है किस आधार पर। तो यहां पर याद रखिएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर, यानी उप प्रधानमंत्री के पद का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। देखिए जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है और उसको बैलेंस करना रहता है तो ऐसी स्थिति में उप प्रधानमंत्री पद के को प्रयोग में लाया जाता है सामान्य तौर पर। यानी सीधी सी बात यह है कि उप प्रधानमंत्री का पद हमारे संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। क्लियर है? ये राजनीतिक व्यवस्था का फल है। दूसरी बात, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन। तो याद रखिएगा सरदार पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प सही हो जाएगा, 6 माह तक। अब यह प्रश्न उठता है कि इस बात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में, अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में कहा गया कि कोई मंत्री 6 महीने की अवधि तक वो मंत्री बना रहेगा यदि उसे किसी भी सदन के सदस्य की सदस्यता नहीं है, लेकिन उस 6 माह के अंदर उसको संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? ये व्यवस्था किसमें, अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो मंत्रिपरिषद होती है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा ना कि मंत्री जो है परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के तहत। इसका मतलब यह है कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तो आपको मंत्रिपरिषद को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना होगा। देखिए संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे, लेकिन ये नैतिक दायित्व हो जाता है क्योंकि देखिए लोकसभा में बहुमत से ही तो सरकार बनती है। और अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये कौन लाता है, विपक्ष लाता है। और अगर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया इसका मतलब ये है कि जो सरकार वर्तमान में है वो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। इस आधार पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है। तो याद रखिएगा अगर लोकसभा में व्यक्तिगत अगर उनको वक्तव्य देना है तो स्पीकर की यानी लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17।
पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है मंत्रिपरिषद के लिए तो मिनिमम 50 सदस्यों का इसमें प्रस्ताव होना आवश्यक है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं कि ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है इसमें कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यानी प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 का कौन सा आंसर होगा, बी विकल्प हो जाएगा कि कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और बजट की जगह पर किस शब्द का प्रयोग है, तो याद रखिएगा बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 112 में। क्लियर है। यानी अनुच्छेद 112 में बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो यहां पर बजट शब्द उल्लेखित संविधान में नहीं है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो किस अनुच्छेद में हुआ। याद करिए, जब मैं राष्ट्रपति बता रहा था और मैंने 352 अनुच्छेद को एक्सप्लेन किया था, उसी समय मैंने इस बात की चर्चा कर दी थी। आज ये प्रश्न के माध्यम से तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो केवल एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बाद में ऐड किया गया अनुच्छेद 352 में, और इसमें कहा गया कि जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे तो मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्री की जो मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्रियों की संख्या होगी वो प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वर्तमान समय में यह व्यवस्था है कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या होगी वो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, ये 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। किस संशोधन के तहत, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। और अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 के क के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। मिनिमम 15% लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के मंत्री होंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया। यानी प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 1951 में इस पद को सृजित किया गया। क्लियर है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर है। और ये स्वतंत्र भारत में प्रथम बार कब आए, 1951 में। प्रश्न संख्या 22 का ए विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कहां पर। तो याद रखिएगा ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। अभी इस पर डिटेल चर्चा हुई है और ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और कहां पर, लोकसभा में। प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी कैबिनेट मंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। क्लियर है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये कई बार हो चुका है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा जो सरकार में मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। किसी भी कार्य के लिए समुची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी। क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 26 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। क्लियर है। यानी प्रश्न संख्या 26 में बी विकल्प। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद में अभी हमने आपको बताया था कि कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सहित उसके अलावा राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं।
और यहाँ पर डी विकल्प में लिखा है कि बिना विभाग के मंत्री, यानी वो मंत्री तो हैं, अभी उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं है, यानी वो मंत्री परिषद में शामिल होंगे। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, कैबिनेट सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये किसमें निहित होती हैं। तो याद रखिएगा हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 कहता है कि जो अवशिष्ट शक्ति है वो किसके पास होगी, तो वो होगी केंद्र सरकार के पास, यानी प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या हो गया, यानी ऐसा विषय जो संघ, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ऐसे विषय पर विधि बनाने की जो शक्ति है वो संघीय विधानमंडल के पास होगी, यानी केंद्र सरकार के पास होगी, यानी प्रश्न संख्या 28 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल के तहत, 248 के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29, पूछा जा रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में से पहला होता है। तो देखिए जब संसदीय प्रकार की सरकार है तो बराबर वालों में पहला का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री में प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अभी आपने अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में पढ़ा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री। क्लियर है। तो यानी यहाँ पर बराबर वालों में पहला कौन होगा, प्रधानमंत्री। अगला देखिए प्रश्न संख्या 30, पूछा जा रहा है कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा, यानी अब ये पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट किसका था। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट था मोरले का, यानी प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प सही हो जाएगा। इनका प्रोनाउंसिएशन लॉर्ड मार्ले भी किया जाता है। क्लियर है। तो मोरले लिखा हो या लॉर्ड मार्ले, बोथ आर सेम, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में भी आपने पढ़ा था कि जो मंत्रिपरिषद होगी इसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। यानी ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसके पद और सदस्यता कौन निर्धारित कर रहा है, राष्ट्रपति महोदय। यानी प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा। और एक आर्टिकल और इसमें समझिए कि मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में कहा गया कि जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब ये दोनों आर्टिकल से ये प्रश्न बिल्कुल कोरिलेट होता है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनसीआई का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर है। प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता के संदर्भित आपने कई प्रश्न को देखा, जैसे आपने देखा कि सीएसआईआर के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है इसके भी प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सितंबर अक्टूबर माह में 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवगौड़ा साहब थे। कौन थे, एस डी देवगौड़ा, यानी प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। क्लियर है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प सही हो जाएगा। जब चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री थे तो समय वो बलिया से लोकसभा के सदस्य थे और इसके पूर्व वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे, यानी प्रश्न संख्या 34 का डी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा मोरारजी देसाई, चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 35, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो देखिए अभी मैं इसको कोरिलेट कर रहा था कि चंद्रशेखर साहब जब प्रधानमंत्री थे तो वो बलिया से लोकसभा के सदस्य थे, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और जो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे ये नवंबर 1990 से जून 1991 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी नहीं उपस्थित हुए। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, चौधरी चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह साहब भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। अगर हम चौधरी चरण सिंह साहब के प्रधानमंत्री कार्यकाल की बात कर लें तो जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक। क्लियर, यानी जुलाई 1979 से लेकर 1980 तक चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री रहे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37, पूछा जा रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण ये जो नई आर्थिक नीति घोषित की गई ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 क्या है 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री रहते हुए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पर देखिए समाधि स्थल को क्या नाम दिए गए इससे संबंधित यह है
सबसे पहला नाम लिखा है जवाहरलाल नेहरू, तो ये बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। दूसरा लिखा है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है, ये भी सही है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को कर्म भूमि नहीं बल्कि वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? वीर भूमि कहा जाता है। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात कर लें कर्म भूमि की, तो कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल को कहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति रहे शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल को कर्म भूमि कहा जाता है। कर्म भूमि किसकी है? शंकर दयाल शर्मा जी की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 39, पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और इसमें विज्ञान शब्द को ऐड किया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। ये जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40, पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए इस फैक्ट को मैंने कोरिलेट किया था जब ये पूछा गया था कि ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये संविधान में है या नहीं वर्णित है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये राजनीतिक व्यवस्था का उपज है, और प्रथम प्रधानमंत्री का नाम मैंने वहां पर कोरिलेट किया था और बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, और ये अगस्त 1947 से दिसंबर 1950 तक उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 41, पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा नेता है जो नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बने? तो यहां पर देखिए आपका प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कैलाश नाथ काटजू। जरा कैलाश नाथ काटजू साहब के मंत्री और उनके अन्य कार्यकाल के बारे में देख लीजिए। ये जो कैलाश नाथ काटजू है ये नेहरू कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री बने। क्लियर? और इसी वर्ष वो देश के तीसरे गृह मंत्री भी बने, और बाद में 1955 में कैलाश नाथ काटजू रक्षा मंत्री बने। क्लियर? एक बात और आप याद रखिएगा, ये जो कैलाश नाथ काटजू साहब हैं ये 1957 से 62 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। क्लियर? ये मध्य प्रदेश स्पेशल प्रश्न है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42, पूछा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो स्वतंत्रता मिली और उसके बाद प्रथम मंत्रिमंडल हुआ, इसमें कानून मंत्री के तौर पर अंबेडकर साहब थे। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में यानी 1946 के अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन था, तब आपका जवाब होगा जोगेंद्र नाथ मंडल। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। यानी मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? और मोरारजी देसाई साहब का शासनकाल कब तक रहा, माने इनका कार्यकाल? तो याद रखिएगा मार्च 1977 से जुलाई 1979 यानी 1977 से 1979 तक, 77 से 79 तक मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री रहे, और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 44, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुए? तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पैदा हुए। अगर हम नरेंद्र मोदी जी के जन्म की बात करें तो 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, और ये आजादी के बाद पैदा हुए प्रधानमंत्री। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? देखिए नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, इसके संदर्भ में कुछ बातें हमने पूर्व में बताई हैं, और जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा उसको मैं कोरिलेट करता जाऊंगा, और करंट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में भी देख लेंगे। अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो याद रखिएगा दिल्ली में जो संसद भवन का आधारशिला है ये 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। क्लियर? ये भी पूछा जा सकता है कि आधारशिला किसने रखी? तो याद रखिएगा महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा। किसके द्वारा? महामहिम द ड्यूक ऑफ कर्नाट के द्वारा 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की आधारशिला रखी गई। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो याद रखिएगा इसका उद्घाटन 1927 में हुआ, जनवरी 1927 में। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, और इसी के द्वारा इस उद्घाटन समारोह को किया गया। यानी जो संसद भवन का निर्माण है वो 1921 से लेकर 27 तक हुआ। इस प्रकार प्रश्न संख्या 45 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 46, पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए ये प्रश्न रिपीटेड है, CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री महोदय। क्लियर है? यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47, पूछा जा रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि जो एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति थी इसने सुझाव दिया कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये गलत है तो सही क्या है? याद रखिएगा आप सभी इस बात को पढ़ भी चुके हैं कि जो एन गोपाल स्वामी आयंगर साहब थे ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी जिसकी अध्यक्षता अंबेडकर साहब ने की, उसके ये सदस्य थे।
और इन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन जो रिपोर्ट थी उसमें कहा कि मंत्रियों का समूह बनाया जाना चाहिए, कार्मिकों की क्षमता में सुधार होना चाहिए और एक संगठन और प्रक्रिया प्रभाग की स्थापना होनी चाहिए। इस प्रकार की अनुशंसा की थी एन गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। क्लियर है? तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कहता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसमें अगर लास्ट जो निर्णय हुआ वो मार्च 1985 में, और इसके अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में इसे परिवर्तित किया गया और इसका जो समग्र प्रभार होता है वो प्रधानमंत्री के तहत होता है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप याद रखेंगे। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 47 में केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय करेंगे, यानी प्रश्न संख्या 48 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 49। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उन्हें प्राप्त है किसका विश्वास? लोकसभा का। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 49 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर प्रधानमंत्री को या उनकी मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तो वो अपने पद पर रहेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 का सी विकल्प सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मंत्री किसके प्रसाद पद पर धारण रहेंगे तो राष्ट्रपति के, ये अनुच्छेद 75 के सब क्लास 2 में है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। पूछा गया कि वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या कंडीशन। इसमें पहला लिखा है कि जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप में पूछ लिया गया और इस बात को मैंने पूर्व में ही अनुच्छेद सहित आपको कोरिलेट करा दिया है। किसमें है? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में। किसमें है? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में ये कहा गया कि कोई भी मंत्री वो 6 माह की अवधि तक मंत्री बना रहेगा यदि वो किसी भी संसद का सदस्य नहीं है तब भी, लेकिन इस 6 माह की अवधि के बीच उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 51 का पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प में लिखा है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दें तो उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। निम्न सदन का मतलब क्या है? लोकसभा। और आप ये भी पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में कि जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अगर उसी लोकसभा में सरकार बहुमत खो दे तो उसे नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 52 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 53। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोट के आधार पर उत्तर का चयन करें। पहला लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 53 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प गलत। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 के तहत। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। ये भी बात सही है। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में आप पढ़ चुके हैं कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। अगला कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हो। ये भी बात सही है और इस बात का जिक्र अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 5 में किया गया है, लेकिन उन्हें 6 महीने के अंदर में संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 54। पूछा जा रहा है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि याद रखिएगा एक भारत सरकार कार्य आवंटन नियम है 1961। इसमें कहा गया कि सरकार के मंत्रालय, विभाग ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि मंत्रालय और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी ये इस आधार पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कह रहा है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। इस आधार पर
यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आइए विकल्प से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। यानी ये स्पष्ट रूप से आप याद रखिएगा कि किसी भी मंत्रालय या विभाग को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में पूछा जा रहा है कि कथनों की सत्यता की जांच करिए। पहला कथन लिखा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी इस पर चर्चा भी हुई है। अगर ये पूछा जाए कि ये किस अनुच्छेद के तहत ये बात सही हो रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 77 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत ये बात सत्य है। किसके तहत? अनुच्छेद 77 के सब क्लॉज 3 के तहत। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम पर की जाएंगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 77 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 का ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। किस आधार पर? अनुच्छेद 77 के सब क्लॉज 1 के आधार पर। क्लियर है? अगला देखिए, तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहाँ पर सही। अगला देखिए प्रश्न संख्या 56। पूछा जा रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो क्या होगा? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। उच्च सदन का मतलब क्या है? राज्यसभा। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो केवल लोकसभा में आ सकता है और प्रधानमंत्री इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राज्यसभा के सदस्य हैं। और जब लोकसभा में ये प्रस्ताव आएगा तो वो वोट नहीं दे पाएंगे, वहां पर उपस्थित रहेंगे लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इस आधार पर प्रश्न संख्या 56 का ए विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57 में पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर पहला लिखा है लोकसभा के प्रति, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा कि ये एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, तो ये भी सही है। संवैधानिक बाध्यता का मतलब, इसका मतलब यह है कि इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। और किस अनुच्छेद में है? तो तीसरे ऑप्शन में लिखा है कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग, तो ये भी सही है। और यहाँ ये चौथा विकल्प तो सीधे गलत है। यानी इस आधार पर प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 58। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें और सत्य कथन की पहचान करें। पहला करा है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये बात बिल्कुल सही है और कई बार चर्चा हो चुकी है। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। अगला कह रहा है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। ये कथन यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। इस आधार पर ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है और प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 59 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होगी। ये सीधे सीधे गलत है। अभी आपने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कारण में कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र रहेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए कथन गलत है और कारण सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 59 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 60। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? देखिए, जब मंत्रिपरिषद रखेगी तो कौन सा प्रस्ताव रखेगी? विश्वास प्रस्ताव। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 60 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस रखेगी मंत्रिपरिषद। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 61। पूछा जा रहा है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करें। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ये एक परिपाटी है। अगला कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न संख्या 61 में यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न संख्या 61 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प सी। क्लियर है? देखिए, पहले के प्रश्नों को आपने कोरिलेट किया और किस प्रकार से आप कथन जैसे प्रश्न को आसानी से कर पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 62 में पूछा जा रहा है, कथन कारण का प्रश्न है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 62 का जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। कारण में कहा जा रहा है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। यानी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही है, यानी बिल्कुल सही बात कही जा रही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 62 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 63। ये भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। इस पर चर्चा हुई है कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, केवल राजनीतिक उपज है ये। ठीक है? अगला कह रहा है कि वह उसे प्रधानमंत्री का
कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्लियर है कि उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर कथन का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है कारण के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 63 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है उनको फाइंड आउट करिए। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अगर वर्तमान में आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप पीयूष गोयल साहब का ले सकते हैं, अश्विनी वैष्णव साहब का ले सकते हैं। ये दोनों लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये दोनों लोग राज्यसभा से आते हैं, क्लियर है। तो यानी यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया उदाहरण सहित। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। देखिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है ये सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होते हैं, ठीक है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये बात स्पष्ट हो गई, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 64 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 65, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, जो श्वेत पत्र है ये भारत सरकार से संबंधित है, यानी भारत से संबंधित है। देखिए जब कभी भी भारत सरकार को या उसके किसी मंत्रालय को किसी विषय पर एक विस्तृत और आधिकारिक विवरण देना हो तब वो श्वेत पत्र जारी करती है, यानी व्हाइट पेपर रिलीज करती है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 65 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 66, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। दूसरे स्टेटमेंट में ये गलत है। वर्तमान में जो केंद्र में मंत्रालयों की संख्या है वो है 52, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 67, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू, ये एक बार से अधिक रहे। इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये चारों लोग एक बार से अधिक प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो गुलजारी लाल नंदा साहब हैं ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, यानी प्रश्न संख्या 67 का डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 68, कहा जा रहा है कि जो नीचे प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए इनका कालानुक्रम सही करिए। तो अगर हम सबसे पहले नाम की बात करें तो इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी का जो ड्यूरेशन है शासन का वो कब से कब तक है, तो एक बार वो 1966 से 77 तक थी और दूसरी बार वो 1980 से 84 तक थी, ठीक है। तो अगर हम 1966 से 67 को ले लें पहले वाला। दूसरा करा जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई के बारे में अगर बात करें तो मोरारजी देसाई 1977 से 79 तक, यानी 1977 से 1979 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। और अगला नाम है चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह साहब 1979 से 1980 तक रहे, क्लियर है। तो इस आधार पर आपका पहला नाम कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा चरण सिंह, यानी इस आधार पर प्रश्न संख्या 68 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 69, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल यानी 1947 में जो मंत्रिमंडल हुआ इसका पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार यानी 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके पोर्टफोलियो से भिन्न था। तो देख लीजिए सबका पोर्टफोलियो। अगर हम बात कर लें जगजीवन राम जी की, तो जगजीवन राम जी का जो पोर्टफोलियो था वो दोनों सरकारों में यानी 1947 और 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट, इन दोनों में जगजीवन साहब किस पोस्ट पर थे, इनका श्रम मंत्रालय था। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये दोनों सरकारों में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। CH भाभा, देखिए यहाँ पर CH भाभा साहब की अगर हम बात करें तो 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें CH भाभा साहब खान एवं विद्युत कार्य मंत्रालय था इनके पास। और जो CH भाभा साहब 47 में मिनिस्टर बने तो उस समय इनके पास वाणिज्य मंत्रालय था, यानी इनका मंत्रालय चेंज हुआ, यानी इनका पोर्टफोलियो भिन्न था। अगला नाम है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह साहब दोनों में रक्षा मंत्री थे, यानी यहाँ पर केवल एक नाम है CH भाभा जिनका मंत्रालय चेंज हुआ था, यानी 69 का जो सही जवाब होता दिख रहा है वो है केवल 3, विकल्प डी सही हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 70, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। देखिए वित्त मंत्री की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए जो VP सिंह है ये भी वित्त मंत्री रहे, R वेंकटरमन साहब ये भी वित्त मंत्री रहे, फिर उसके बाद YV चौहान वित्त मंत्री रहे, प्रणब मुखर्जी साहब ये भी वित्त मंत्री रहे, यानी यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ये चारों लोग संघ में वित्त मंत्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं, यानी प्रश्न संख्या 70 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 71,
कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि मनमोहन सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भारत के वे पूर्व वित्त मंत्री रहे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के वो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे, ये भी बात सही है। सी में कह रहा है कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह कभी नहीं रहे, यानी ये कथन सही नहीं है। इसलिए प्रश्न संख्या 71 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रतिनिधि रहे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 में पूछा जा रहा है कि कौन भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार काम कर चुके हैं। तो देखिए अभी एक प्रश्न आया था जिसमें कालानुक्रम सेट करना था, उसमें गुलजारी लाल नंदा साहब की बात हुई थी। तो गुलजारी लाल नंदा साहब के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा साहब 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, एक बार मई 1964 से जून 1964 तक, और दूसरी बार वो 1966 से जनवरी 1966 में वो ये कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, यानी वो 2 बार रहे, यानी डी विकल्प आपका सही होगा, गुलजारी लाल नंदा। अगला है प्रश्न संख्या 73 और पूछा जा रहा है कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है। तो याद रखिएगा मंत्रिमंडलीय तानाशाही का जो विचार है ये म्यूर का है, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। म्यूर का ये विचार है मंत्रिमंडलीय तानाशाही। अगला देखिए प्रश्न संख्या 74, पूछा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, यानी संसद में मतदान द्वारा उनको हटाया गया। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह साहब को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था, यानी प्रश्न संख्या 74 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? आइए भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को कवर करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो याद रखिएगा भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देने का अधिकार किसका है? अटॉर्नी जनरल का है, यानी भारत के महान्यायवादी का है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत के महान्यायवादी की बात हो रही है, यानी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अटॉर्नी जनरल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 76 में। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि जो भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल कानूनी विषय पर परामर्श देंगे, इसका उल्लेख किसमें है? तो ये याद रखिएगा ये अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 2 में इस बात का उल्लेख किया गया। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए। एक फैक्ट और मैं यहाँ पर कोरिलेट कर दूं, कई बार पूछा भी गया है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प से हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। यानी भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। अब इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 4 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा। अच्छा प्रश्न है, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2015 में भी पूछा गया था और अन्य वनडे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भारत के महान्यायवादी हैं यानी अटॉर्नी जनरल हैं, इनको भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा। और इसका विवरण किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 3 में। किसमें है? अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 3 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। कौन है? तो याद रखिएगा भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी जो होते हैं भारत के, वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी वो सदन की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तो आप स्पष्ट तौर पर जान गए कि वो संसद के किसी भी सदन का भाग न होते हुए भी संसद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 88 में। किसमें? अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 क्या कहता है कि संसद के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार क्या है। यानी भारत के जो महान्यायवादी है ये किसी भी सदन में और सदनों की संयुक्त बैठक में वो बोल सकते हैं या उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्लियर है? ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देते हैं।
तो याद रखिएगा, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को अगर परामर्श की बात की जाए तो वो देते हैं एडवोकेट जनरल, जिनको हिंदी में महाधिवक्ता कहा जाता है। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न बनता है कि जो महाधिवक्ता होंगे राज्य सरकार के लिए, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा 165 में, यानी 165 में राज्य के लिए एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि ये जो प्रश्न पूछा गया कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता अपना परामर्श देंगे, ये किसमें है? तो ये याद रखिएगा, परामर्श वाली जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 165 के सब क्लॉज 2 में दी गई है। क्लियर है? ये दोनों बातें आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, हाँ एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि मान लीजिए कि अगर कोई महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल है जो कि भारत सरकार के लिए कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं, तो इनकी योग्यता क्या है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाते हैं जिनके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो। ये किसमें? अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 में। इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति रखने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो राज्यपाल महोदय हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करेंगे। और इस बात का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 165 के सब क्लॉज 1 में है। क्लियर है? तो ये सारी बातें यहां पर आप कोरिलेट कर लिए, कंपेयर करके। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में क्या होता है? तो यहां पर आप याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होते हैं। देखिए, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अभी आपने जाना कि अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी भारत के महान्यायवादी होते हैं। और ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, इनके दायित्वों के निर्वहन के लिए सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। क्लियर है? अब स्पष्ट हो गया कि सॉलिसिटर जनरल क्या करते हैं? ये अटॉर्नी जनरल के दायित्वों के निर्वहन में सहायता करते हैं, यानी एक कानूनी सलाहकार है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, और अभी मैंने आपको स्पष्ट उल्लेख भी किया, और इसका उल्लेख मैंने किसमें बताया था? ये मैंने बताया कि 76 के सब क्लॉज 1 में। और मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति रखने वाले या योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। अगला कह रहा है कि उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। तो देखिए, मैंने इसको अभी कोरिलेट कर ही दिया, यानी ये दोनों प्रावधान जो स्टेटमेंट है ये अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 के तहत आएंगे। अगला कह रहा है कि उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत। मैंने अभी आपको अनुच्छेद 88 बताया। अनुच्छेद 88 में मैंने आपसे बताया कि वो दोनों सदनों में या संयुक्त सदन में या किसी समिति में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बहस भी कर सकते हैं, मतलब बात चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, और वो किसी भी संसद सदस्य के तौर पर नहीं होते हैं। अगला कह रहा है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट कैसे गलत हो रहा है? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि जो महान्यायवादी होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। ये प्रश्न आया था अभी, तो ये किसमें था? अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 4 में। तो ये हटेंगे कैसे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है ना, तो ये संसद में महाभियोग द्वारा इनको हटाया नहीं जाता है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 का पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहा है। क्लियर है? तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर हो। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में यानी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में, बिल्कुल सही बात है। और ये किसमें है? अनुच्छेद 76 के सब क्लॉज 1 में। अगला कह रहा है कि महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करे। ये गलत है। राष्ट्रपति की जो पारिश्रमिक है वो किसके द्वारा निर्धारित होगी? वो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। क्लियर है? यानी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में आपका पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। अगला देखिए, आइए इसके विकल्प को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को फाइंड आउट करिए, और इस कथन की सत्यता की जो जांच करेंगे वो आप भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में करेंगे। पहला पूछ रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ये बिल्कुल अनुच्छेद 88 के संदर्भ में है। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया कि वो किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में बोल सकते हैं और उनकी कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, यानी इस आधार पर पहला कथन सही। लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लोकसभा में बोल सकते हैं, ये भी सही है। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 का पहला, दूसरा और तीसरा ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 इसमें आपको कथन की सत्यता की जांच करनी है। पहला कह रहा है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि मैंने अभी पिछले ही एक प्रश्न में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 165 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 165 के सब क्लॉज 1 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल
किसी ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता बनाएंगे जिनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी। क्लियर है? यानी कौन एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं? राज्यपाल महोदय। क्लियर है? अनुच्छेद 165 के सब क्लॉज 1 के तहत। यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि ये जो सलाहकारी अधिकारिता होती है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की होती है। किस आर्टिकल के आधार पर? आर्टिकल 143 यानी 143 के आधार पर जो अपीली अधिकारिता होती है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की होती है। और जो मूल और अपीली अधिकारिता यानी सलाहकारी अधिकारिता केवल सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 143 के तहत, और ये राष्ट्रपति महोदय को सलाह देती है। और मूल और अपीली जो अधिकारिता है ये उच्च न्यायालय की होती है। क्लियर है? तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। न पहला स्टेटमेंट सही है न दूसरा। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर ये भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में भी सारे प्रश्न कवर हो गए। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।